दोस्तों आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है पार्ट 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर। अब इसमें सबसे जो मुद्दे वाला सवाल है वो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। आप कभी भी कोई इंटरव्यू देने जाते हो या लाइफ में अगर आपको पैसा कमाना है जीएसटी के अंदर, पैसा कमाना है जीएसटी के अंदर, तो सर ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ध्यान सुनेगा क्या क्या ये कहता है, क्या इसके प्रोविज़न है। हम एक एक बातों को समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको आज ही इसी टॉपिक में ख़त्म कर दे सेक्शन 25 को। लेकिन एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, फोकस प्रॉपर बनाए रखिएगा। सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है सर? हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, बताओ कैसे करवाएं। तो पहला क्वेश्चन है कि भैया आप स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो। स्टेट वाइज मतलब दिल्ली का रजिस्ट्रेशन अलग, पंजाब का रजिस्ट्रेशन अलग, पुणे का रजिस्ट्रेशन अलग, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन अलग। क्या आप स्टेट वाइज कराना चाहते हो? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है। नाउ एवरी पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, जो सेक्शन 22 और 24 में आ गया कंपलसरी, 22 में मतलब कि वो बंदा जो कि 20 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए? तो उसका जवाब है हाँ सर हैं। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है? सर सेल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, आप ना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज लायबल, जिसमें आप लायबल हो। लेट सपोज मेरा हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में, यहाँ मेरी ब्रांच है, यहाँ मेरी ब्रांच है, यहाँ मेरी ब्रांच है। मैं चाहता हूँ सबका रजिस्ट्रेशन ले लूँ। तो सर इसकी लिमिट है 18 लाख, इसकी है 22 लाख, इसकी है सर 25 लाख और इसकी है सर 10 लाख। अब क्वेश्चन ये रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना पड़ेगा? तो यहाँ और यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टेट वाइज लेना चाहता हूँ। ओके ठीक है सर। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, शेल बी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज लायबल, जिसके अंदर वो लायबल है। अगर लायबिलिटी ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा ना लेगा। जहां उसकी रिक्वायरमेंट बन रही है वहां के लिए ले लेगा। ओके विथ इन 30 डेज, सर 30 दिनों के अंदर लेना है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो लायबल टू रजिस्ट्रेशन कब हुए सर? सर जब हमारा जो टर्नओवर है वो 20 लाख या फिर 10 लाख को क्रॉस करता है। अगर 20 लाख 10 लाख को क्रॉस करने लग गया, लेट सपोज मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, मेरा बर्थडे जो है सर वो आता है 5 मई को। मेरा आप लोग का रिजल्ट आया, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, रिजल्ट आया आप लोग का अगस्त में। अब अगस्त में रिजल्ट आया, अक्टूबर में मेरा टर्नओवर जो है 20 लाख हो गया। तो अब मैं रजिस्ट्रेशन कहाँ लूंगा? तो सर अक्टूबर में कब हुआ सर? सर मान लीजिए 31 अक्टूबर हुआ, तो 31 अक्टूबर से 30 दिनों के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ओके ठीक है सर। इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट, इन सच मैनर मतलब उस तरीके से, उस प्रोसीजर के साथ, एंड सब्जेक्ट टू, वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए, उन शर्तों का ध्यान रखते हुए जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। आपको बस थोड़ा सा फोकस बना के रखना है, आपको बहुत मजा आने वाला है। नाउ प्रोवाइडेड दैट, कुछ बातों का और ख्याल रखें कि इन केस ऑफ सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, क्या है सर? इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये क्या होते हैं सर? हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कशन की थी और इसमें भी मैं आपको ये लिए कर दूंगा, लेकिन पहले समझ लो। सेल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब अगर नॉर्मल केस है तो उसको 30 दिन पहले अप्लाई करना है। मतलब कि जिस दिन वो उसका लिमिट 10 लाख या 20 लाख हो रहा है, उससे वो 30 दिन के अंदर, जैसे ही जिस दिन क्रॉस हुआ, लेट सपोज 31 अक्टूबर हुआ, तो हम आपको 30 दिन और देते हैं। ठीक है कि भैया आप ना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। और अगर ये सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो भैया आपसे कहा जा रहा है प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस की शुरुआत होने से पहले। सर हमारा ना 14 फेब को शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो आप इससे 5 दिन पहले यानी 13, 12, 11, 10, 9, 5 दिन हो गए सर। यानी आप 5 दिन पहले का मतलब हो गया सर 14 से अगर आप लो तो 9 तारीख को आपको क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है कि सर मेरे को ना रजिस्ट्रेशन चाहिए। सर क्यों चाहिए? क्योंकि मैं एक सीटीपी हूँ और मैं एक एनआरटीपी हूँ। एनआरटीपी इसको बोलते हैं सर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या फिर सीटीपी इसको बोलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर हमें ना बिजनेस स्टार्ट करना है और हमारी एक ट्रांजेक्शन होने वाली है। सर हमें तो 2 ही 3 ट्रांजेक्शन ही करनी होती है ओवरऑल द पीरियड, तो सर हम कुछ ही दिन के लिए आने वाले हैं, बस 1-2 ट्रांजेक्शन के लिए हमें कृपया करके रजिस्ट्रेशन दे दे। तो इस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन जो है वो ले लेते हैं। ओके इसी पे सर थोड़ा सा मैं इन दोनों को थोड़ा सा और इंट्रो देना चाहूँगा। फटाफट आ जाइए। स्क्रीन जी कहाँ गायब हो गए आप? ये टेक्निकल चीज़ें सर ऐसी होती हैं, बीच में थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करने लग जाते हैं।
यस सर, आ गए। ओके सर, मुझे एक चीज़ बतानी है, फिर मैं वापस ऊपर आऊँगा। यहाँ पे सर आपकी बुक में यहाँ पे फुल तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है, ठीक है, सीटीपी की और एनआरटीपी की। तो सीटीपी सेक्शन 220, सीटीपी कौन है सर? अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन, जो कभी कभार ट्रांजेक्शन करता है, इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। जो भी कर रहा है, चाहे वो गुड्स दे रहा है या फिर सर्विस दे रहा है, वो अपने व्यवसाय के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो कर सकता है। वेदर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट, हो सकता है प्रिंसिपल खुद से करे या अपने किसी एजेंट से वो ट्रांजेक्शन कराए, या फिर अपनी कैपेसिटी अपनी पावर किसी और को दे दे। ही हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। मैंने आपसे कहा था क्यों होगा, क्योंकि रेंट जो होगा महीने का आता रहेगा, अलग अलग जगह वो अपना काम करेगा, तो फिर एक दो ट्रांजेक्शन के लिए पूरा बिजनेस मतलब प्लेस क्रिएट करना समझदारी की बात नहीं है, इसलिए वो नहीं करता। सेम भाई साहब का केस है, हु हैज़ नो फिक्स प्लेस, दोनों के केस में ये चीज़ कॉमन है। ओके, तो सर इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि ये इंडिया का नागरिक है सीटीपी, और ये इंडिया का नागरिक नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, बस यही अंतर है सर, दोनों में प्रोविजंस अलग नहीं है। एनी पर्सन ओकेजनली अंडरटेक्स, मतलब कभी कभी करता है सर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स, हो सकता है सर्विस हो सकता है, बोथ हो सकता है। वेदर एज अ प्रिंसिपल की तरह कर ले, एजेंट की तरह कर ले, या फिर किसी अदर कैपेसिटी में कर लो, ठीक है, और उसका कोई भी फिक्स प्लेस जो है वो भारत में नहीं है। ओके, अच्छा सर ये बात बतानी थी आपको। जी सर, आइए सर ऊपर चलते हैं। सर इसी बात को थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे बताया गया कि जो नॉर्मल पर्सन होंगे जिसको लाइबिलिटी आ रही है सर, वो 30 दिन के अंदर कर ले। अगर वो सीटीपी है, एनआरटीपी है, जिसकी लाइबिलिटी आ रही है, वो 5 दिनों के अंदर यहाँ पे डील कर ले। ओके, नाउ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर पूछो। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का ही हमें एक नया सेक्शन मिला है, सबसेक्शन 2, जिसे रीड विद रूल 11 करना है। ओके, क्वेश्चन है सबसे पहला, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, और दूसरा है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अ डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स विद इन अ स्टेट, यूटी और मे बी ग्रांटेड। सर इसमें अमेंडमेंट आई हुई है। सर कहाँ है अमेंडमेंट? हमें तो नहीं दिख रही। आओ सर दिखा देते हैं, ये रही अमेंडमेंट। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, मतलब हम हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, पंजाब, दिल्ली, ठीक है सर, पुणे, हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन स्टेट वाइज, देयर इज नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन क्या होता है? दिल्ली में ले लिया, दिल्ली से ही मैं यहाँ का हैंडल कर लूँ, यहाँ का हैंडल कर लूँ, इसे कहते हैं सेंट्रलाइज। बट अब सेंट्रलाइज होने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट का अलग अलग करवा दोगे तो सब अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएगा। ओके, अंडर जीएसटी अ बिजनेस एंटिटी हैविंग इट्स ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट, हो सकता है कि भैया उसकी जो ब्रांचेस है वो मल्टीपल स्टेट्स में हो, विल हैव टू टेक सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट। तो भैया वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और ब्रांच जो हो सकता है उसकी अलग अलग हो, तो वो स्टेट वाइज जो है वो जाके ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज कही गई कि जहां से आपका सब कुछ हो रहा है उसको आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे, और जो अलग अलग प्लेसेस आपने लिए हैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन पर, आप उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू पे पूछा जा सकता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये एमसीक्यू की क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सर, ओके। नाउ सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कहा गया है जरा सुनिएगा। इसमें 3 बातें आती हैं, ठीक है, एक अमेंडमेंट और है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले सुन लेते हैं आप। सर मैं दिल्ली में ही हूं, ठीक है, और दिल्ली में ही मेरी दूसरी ब्रांच है, ये मेरा हेड ऑफिस है, ये मेरी ब्रांच है। अब इसके 3 केसेस बनते हैं। सर ये नॉर्मल केस है, यहां भी मैं टीचिंग ही करता हूं, हेड ऑफिस में भी और ब्रांच में भी मैं टीचिंग ही करता हूं। तो सर क्या आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो? क्या आप इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो? क्वेश्चन है क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कहती है? सर गवर्नमेंट नहीं कहती है। क्या मैं वॉलंटरी ले सकता हूं सेपरेट रजिस्ट्रेशन? तो यस, आप वॉलंटरी ले सकते हो। ओके,
अब इस केस में पहले एक होता था बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस वर्टिकल का क्या केस होता है कि मैं यहाँ पे टीचिंग करता हूँ, और टीचिंग करता हूँ यहाँ पे मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं लेट सपोज प्रोफेशनल एकेडमिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेट सपोज सीए, सीएस, सीएमए इनको पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी मतलब कि शॉप है, मतलब कि एक तरीके से बोलो कि एक स्टूडियो है। इस स्टूडियो में सर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लोगों के ना गाने रिकॉर्ड करता हूँ, सॉन्ग रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे गाने का बड़ा शौक है, ओके। तो सर इस टीचिंग का इस सॉन्ग से कोई रिलेशन है नहीं है, तो इसको कहा जाता है बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस तो है, वर्टिकल इसलिए कहा गया कि दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ओके। तो सर क्वेश्चन ये है, क्या इस पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? कंपलसरी है, क्वेश्चन है कंपलसरी है। तो पहले विदाउट अमेंडमेंट, मतलब जब अमेंडमेंट नहीं थी तो कहा जाता था यस इस पे मतलब कंपलसरी होता था बिजनेस वर्टिकल के लिए लेना, लेकिन अब जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से हम अपनी नीड के हिसाब से सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहे तो यहाँ पे ले लें, चाहे अगर नॉर्मल है इस केस में भी अगर हम लेना चाहते हैं तो अब ले सकते हैं, तो अब हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। लेकिन हाँ ये अमेंडमेंट थी सर, ठीक है, अमेंडमेंट। एक और अमेंडमेंट यहाँ पे ऐड की गई कि सर मान लो दिल्ली में दो जगह है सर, एक दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली जो कि नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल एरिया, प्लस एक दिल्ली है वो है SEZ में। अब यहां गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है, यहां गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है, कहते हैं कि अगर आपका कोई भी एरिया SEZ में है तो यहां के लिए आपको 100% हमें क्या लेना होगा, हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ओके। मतलब इसका अलग और उसका अलग, अगर वो SEZ में नहीं होता तो मेरी मर्जी होती, लेकिन वहां पे कंपलसरी हो गया है, ओके। सर हमें समझ में आ गया सर, थैंक यू, वाह। मैं तो पहले ही कहता हूँ सर आप सब जीनियस हैं सर। ये वाली अमेंडमेंट जो वर्टिकल वाली थी वो तो यहाँ पे है। नाउ सेपरेट रजिस्ट्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट इवन इफ देयर इज नो बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस वर्टिकल नहीं है तो भी आप ले सकते हो, जो भी कंडीशंस होगी वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। कंडीशंस क्या कह सकते हो, कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं कुछ, जैसे पर्सन शैल नॉट पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, आप कंपोजिशन स्कीम में फिर नहीं दे पाओगे, ठीक है, ओके। आपको नॉर्मल स्कीम में देना पड़ेगा। उसके बाद है ऑल सेपरेटली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सभी को टैक्स देना पड़ेगा, और भैया आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद एक एग्जांपल है, ये आपके होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से पढ़ लेंगे। और जो मैंने SEZ वाली अमेंडमेंट पढ़ाई थी उसके लिए मैं आपको नीचे ला के दिखा देता हूँ सर, आपको दी हुई है बुक में, गिव मी अ सेकेंड माय डियर फ्रेंड। अमेंडमेंट तो है सर इस चैप्टर में, ये रहा सर, यहाँ पे ये रही अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आपके चैप्टर के एंड में दी हुई है, तो आप इसको पढ़ लेना। और ये एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या कहा था। इससे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में ही कोई स्टेट है वो नॉर्मल एरिया में है, और दिल्ली में ही कोई स्टेट है, ठीक है सर, मतलब दिल्ली में ही एक है SEZ। तो अगर मेरा यहाँ भी एक ब्रांच है और यहाँ भी है, लेट्स सपोज यहाँ हेड ऑफिस है, यहाँ ब्रांच है, या फिर यहाँ हेड ऑफिस है, यहाँ ब्रांच है, तो गवर्नमेंट कहती है 100% कंपलसरी है कि दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन आप ले लो, ठीक है। तो ये आफ्टर अमेंडमेंट वाला आपको पढ़ना है। विद द डिस्पेंसेशन ऑफ द मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट UT और अफोरसेड प्रोविजन हैज बीन मॉडिफाइड। क्या मॉडिफाइड है, टू ब्रिंग दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट इन SEZ, अगर आप SEZ में यूनिट है या फिर आप उसके डेवलपर है आप वहाँ पे, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पे पड़ जाएगी। ये मुझे यहाँ पे आपको समझाना था। बोलो भारत माता की जय। हमने यहाँ पे इस चीज़ को कर लिया। एक सेकेंड सर, मैं ऊपर आ रहा हूँ जस्ट, अभी हम आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके सर। सर सी, रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन लेवी। सर कंपोजिशन लेवी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है क्या? तो भैया कंपोजिशन का टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे आपको बताया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जरा ध्यान से सुनेगा। वही बातें हैं लेकिन थोड़ा रिवाइज होके आ रही है। इफ वन ऑफ द बिजनेस वर्टिकल ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल लेवी, नो अदर बिजनेस वर्टिकल शैल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशंस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी।
मतलब एक ब्रांच आपकी नॉर्मल है और एक ब्रांच आपकी कंपोजिशन है, तो ये नहीं पॉसिबल है। अगर करना पड़ेगा तो सबको कंपोजिशन ही करना पड़ेगा, अगर सबको लेना पड़ेगा तो नॉर्मल ही लेना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते एक को नॉर्मल और एक को कंपोजिशन वाला। If one of the business vertical become ineligible to pay tax under composition levy, तो all other business vertical would also become so ineligible। मान लो आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है, आपकी 4 बिजनेस हैं, ठीक है, चलो 3 ले लेते हैं। एक में है आपका 18 लाख, एक में है आपका 25 लाख और एक में है 30 लाख। अब भैया ये कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसने यही कहा कि अगर एक नहीं है तो आप यहाँ पे भी नहीं ले सकते कंपोजिशन लेवी। द प्रोविजन ऑफ 9 and 10 रिलेटिंग टू द वेरिफिकेशन एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल मुटेंडस अप्लाई टू एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर दिस रूल। मतलब कि इनका प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन इन 2 कंडीशंस को एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे। ओके, तो ये क्या है सर, रूल 9 एंड रूल 10। ठीक है सर, बस ये 2 याद रखो एक्स्ट्रा में, बाकी जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल की तरह ही रजिस्ट्रेशन होता है। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, दैट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कौन लेता है, क्यों लेता है? सबसे पहली बात कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वो केस है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो ताकि आपसे लोग बिजनेस में डीलिंग करते रहें। अ पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 22 और 24, ठीक है, आपको जरूरत नहीं थी, और ना तो डज नॉट एक्सीड 20 लाख और 10 लाख, ना तो आपकी लिमिट 20 लाख और 10 लाख को क्रॉस हुई थी। हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी। इन केस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मान लो आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस प्रोविजन के सभी जो एक्ट है आपके ऊपर लग जाते हैं, एज आर अप्लीकेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, जैसा कि रजिस्टर्ड पर्सन को लगते हैं वैसे ही आपको भी लगेंगे। आप भी फिर क्या करोगे सर, फिर आप भी टैक्स इनवॉइस इशू कर पाओगे। फिर आप क्या करोगे सर, जो परचेज है उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है आप उसका बेनिफिट भी ले पाओगे। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं कि लोग हमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी का ही पार्ट समझे, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो लोग आपसे डीलिंग करना नहीं पसंद करते। अब मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए और आप दे नहीं रहे हो, तो मैं आपसे डेफिनेटली नहीं लूंगा, मैं उसी से खरीदूंगा जो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट देगा सेम रेट में। क्वेश्चन है, वाई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज एडवांटेजियस for the person which supply for goods or service or both to a registered person. The reason for the same that by virtue of section 9(4) of the CGST Act, in case of supply receipt from unregistered supplier, तो सर अनरजिस्टर्ड सप्लायर का मैंने एग्जांपल दिया था, टी मेकर, चाय वाला, याद आ रहा है आपको? ये वही वाला प्रोविजन है कि एक चाय वाले ने अगर आपको चाय पिलाई तो इसमें आरसीएम के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ओहो हो, ओके। बाय रजिस्टर्ड recipient has to pay tax under reverse charge. Therefore business units would prefer receiving supply from the registered person only. इसलिए हर कोई क्या चाहता है कि हम नॉर्मल चार्ज में रहें, हम रिवर्स चार्ज के केस में ना आए। तो हर कोई क्या चाहता है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इसलिए कुछ लोग होते हैं बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग के लिए वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। ओके सर, क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सर आपने कुछ लिखा नहीं है। सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। सेकेंड इशू, टैक्स इनवॉइस। थर्ड आप लिख सकते हो पार्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चैन। ये 3 बेनिफिट एक्सक्लूसिवली जो है वो आपको मिलते हैं। फोर्थ आप कह सकते हो गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट भी रहता है कि हाँ यार ये हमारे बंदे हमें टैक्स पे कर रहे हैं तो इनकी मदद की जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आपको समझनी यहाँ पे चाहिए। ठीक सर, आगे चलिए ना। हाँ सर, फिर सर डीप डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें सर यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है सर? मान लो मेरी दिल्ली में भी ब्रांच है, पंजाब में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि भैया ये मालिक कौन? वीएम सर। बट सेपरेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद सब आपस में अलग अलग डील करेंगे। ये इसको देगा तो जीएसटी के इनवॉइस के साथ देगा, ये इसको देगा तो जीएसटी के इनवॉइस के साथ देगा। हम यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफर नहीं मान रहे, हम आपस को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे आप लोगों को। ये बातें हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लिख दो रेड ऑलरेडी चैप्टर 2 में ये सारी बातें मैंने कर ली है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम आपका सेव करूँगा और मैं ये कहूँगा आपका होमवर्क है, आप घर पे पढ़ लेना। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड, आई हैव अ नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस विद यू। यहाँ पे ये क्या कहता है सर? यहाँ पे ये कहता है पेन मस्ट फॉर
ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, जो आपका पैन है ना सर, पैन मस्ट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, मस्ट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, कि भैया आपको अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्वेश्चन क्या है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपके पास पैन होना कंपलसरी है। सर एमसीक्यू, एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है, डज पैन इज कंपलसरी फॉर रजिस्ट्रेशन, सो योर आंसर शुड बी यस, पैन इज कंपलसरी फॉर रजिस्ट्रेशन। आप लिखेंगे यहाँ पे एवरी पर्सन शैल हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन is issued under the Income Tax Act 1961, order to eligible for grant of registration, notwithstanding anything contained in subsection 25(6), non-resident taxable person on NRTP। सर इन दोनों के लिए क्या खास बात है, ये 25(6) में ये जो NRTP है, ठीक है सर, अगर ये बंदा नहीं दे पा रहा पैन, अगर इसके पास पैन नहीं है तो आप इसे अदर डॉक्यूमेंट ले सकते हो। क्वेश्चन है सर व्हाट इज अदर डॉक्यूमेंट, तो अदर डॉक्यूमेंट जो होता है उसका पासपोर्ट होता है। क्या होता है सर, पासपोर्ट होता है। क्या होता है सर, बोलो एक बार मेरे साथ, सर इसका पासपोर्ट। समझो आप कि सभी लोग पैन जो है वो देंगे, लेकिन एनआरटीपी के लिए कहा गया कि एनआरटीपी भैया अगर आपके पास पैन नहीं है, क्योंकि आप तो भारत के नागरिक हो ही नहीं, तो फिर आप अपना पासपोर्ट दिखा के रजिस्ट्रेशन जो है टेम्परेरी हमसे ले सकते हैं। ओके सर, ये बात कहाँ लिखी है पासपोर्ट वाली, आइए सर मैं आपको पासपोर्ट वाली बात भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली सारे ना टॉपिक आपस में लिंक होते हैं, अगर आप सोचेंगे एकदम से सब दिख जाए तो नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा जब एक बार आप पढ़ लेंगे ना प्रॉपर, तो आपको गाइडेंस जो है वो मिल जाएगा कि हम कहाँ पे किसको लिंक करके पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज वैलिड पासपोर्ट along with his application signed by his authorized signatory who is an Indian resident। मतलब भारत का जो नागरिक है जिसको साइन कर रहा है आपके बिहाफ में, वो आपके या अपने पासपोर्ट की फोटो और वैलिड सिग्नेचर के साथ सेल्फ टेस्ट करके हमें देगा। और ये सर ये वही बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भैया 5 दिन पहले ही कमेंसमेंट के पहले आपको देना होता है, और पैन जो है कंपलसरी है। अगर पैन नहीं है तो आपके लिए रूल दिया गया कि आप यहाँ पे क्या कर ले सर, ऑथराइज सिग्नेचर आप पासपोर्ट के साथ सब सबमिट कर देंगे। ओके नाउ पीरियड फॉर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर ये एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, कितने दिनों के लिए वैलिड है, सीटीपी एनआरटीपी। तो सर इनसे कहा गया मैक्सिमम जो है 90 डेज के लिए एप्लीकेबल है, और उससे पहले अगर मान लो आपका काम 50 दिन में ही हो जा रहा है तो 50 दिन और 90 डेज विच एवर इज लेसर, कौन सा कम है, तो सर जो लोअर है यहाँ पे वो है 50 डेज। ओके यहाँ होता अगर ये 150 दिन और 90 डेज तो कौन सा होता सर 90 डेज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमारा 90 डेज के बाद मीटिंग कैंसिल हो गई, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 20 दिन 30 दिन और रहना चाहते हैं, तो आप दोबारा से एक्सीड करा सकते हो 90 डेज, तो प्लस आपको 90 डेज अगेन एड ऑन कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन दोबारा से देनी होगी और रजिस्ट्रेशन की आपको जो डेट है वो बढ़वानी होगी। ओके ठीक है सर। बाकी एक चीज़ और कही गई कि आप यहाँ पे आ रहे हो, आप ये बताओ कौन सी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। सर हमारी एक बिजनेस डील है, ओके कितनी की है सर 50 लाख की, ओके तो सर 50 लाख पे 18% जीएसटी दे दो आप। सर क्यों दे दे सर, तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा आप हमें दे दो, आपकी ट्रांजेक्शन होगी तो भी तो आप दोगी, तो आप एडवांस में ये टैक्स जो है 18% हमें डिपॉजिट कर दो। इन फ्यूचर जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, लेट्स सपोज सर आपने 70 लाख का किया, तो 70 लाख का 18% से ऑलरेडी जो आपका एडवांस टैक्स सबमिट है वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडवांस टैक्स जमा कर दो ताकि हमें आप पे भरोसा रहे कि आप हमारे पैसे लेके, गवर्नमेंट के पैसे लेके नहीं भागोगे। तो इसी के लिए लॉ यहाँ पे बना, और लॉ ने क्या कहा, एट द टाइम ऑफ द सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन CTP or NRTP are required to make an advance deposit of tax is an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which his registration is sought। ठीक है सर, जिसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस टैक्स अगर भरना पड़ जाए तो कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एंड यू हैव टू सबमिट द एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट आपसे यही चाहती है कि थोड़ा सा एडवांस टैक्स दे दो यार, ताकि हमें भी आप पे भरोसा रहे। ओके अब सर ये सबसे बड़ी बात, ये अभी आपने क्या पढ़ लिया सर, इसी का सेक्शन 27, कि सेक्शन 27 था रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर CTP एंड NRTP, ये आपने मेरे साथ यहाँ पे पढ़ लिया। ओके ओके सर अब है हमारे पास यूनिक
आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर ये किसको दिया जाता है? तो सर इसके लिए सबसे पहले समझो कि किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है सर WHO फैमिली को। लेट सपोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एम्बेसीज है सर जो भारत में है, ठीक है सर। तो सर ये क्या करते हैं, ये एम्बेसी वाले लोग होते हैं राजदूत, मतलब दूसरे कंट्री के लोग होते हैं लेकिन भारत में होते हैं, ताकि दूसरे कंट्री को यहाँ की रिपोर्ट दे सके कि यहाँ पे हमारे रेगुलेशंस कैसे हैं, क्या चल रहा है। वैसे हमारे भी कुछ राजदूत जो होते हैं वो अदर कंट्री में होते हैं। WHO, तो ये लोग क्या होते हैं सर, इनको टैक्स नहीं पे करना होता है, और इनके जिनके पास भी UIN नंबर होता है नीडेड फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स इन्होंने गलती से पे कर दिया है या इन्होंने पे करना पड़ा है जहां भी, वहां पे इन्हें रिवर्सल ऑफ टैक्स हो जाता है। इन्होंने जो भी पे किया है इनको वापस दे दिया जाता है। सर पर्सन फाइल एन एप्लीकेशन इन डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म, आपको जो भी है आप फाइल कीजिए। आपको 3 वर्किंग डेज की 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है हम रजिस्ट्रेशन देंगे, और रजिस्ट्रेशन में हम आपको नंबर अलॉट करेंगे UIN का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वी आर सपोर्टिंग टू यू, बट जस्ट टेक अ UIN नंबर। ये गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं जो गवर्नमेंट में शांति फैलाने के लिए, गवर्नमेंट के रेगुलेशन और पॉलिसी को करने के लिए यहाँ पे होते हैं। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, any specialized agency of the United Nations organization UNO, any multilateral financial institutions, consulate, embassies, any other person notified by the commissioner is required to obtain a UIN। तो सर ये MCQ में पूछा जा सकता है कि किन लोगों को, या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है किन लोगों को UIN लेना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन। सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द प्रोपर ऑफिसर, मतलब एक ऑफिसर को जानकारी मिलती है कि ये बंदा 40 लाख की ट्रांजेक्शन कर रहा है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है सर, सिर्फ 20 लाख। मतलब 20 लाख के बाद आपको खुद से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन आप खुद से रजिस्ट्रेशन ले नहीं रहे हो। तो प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगा कि यार इसने रजिस्ट्रेशन अब तक लिया क्यों नहीं है, तो बाद में पता चला कि भैया वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपसे बोल के, आपसे जबरदस्ती कह के कि भैया आप रजिस्ट्रेशन ले लो, आप प्रूव करो कि आपकी इनकम इतनी नहीं है। अगर आपने प्रूव कर दिया तो मत लेना, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऑफिसर ने प्रूव कर दिया कि हाँ आपको लेना कंपलसरी था, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो जाएगा। थोड़ी सी डांट भी लगेगी लेकिन हो जाएगा। हाँ, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कि भैया आपको लेना था, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है, और आप ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन किए जा रहे हो। तो प्रॉपर ऑफिसर में विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन, कि भैया वो किसी रिश्तेदारी में नहीं आना चाहिए, जैसा लॉ कह रहा है उसके रूल्स को फॉलो करते हुए, विच मे बी टेकन अंडर हिज एक्ट, जो कि एक्ट में जीएसटी में कहा गया है, अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। हो सकता है जीएसटी के अलावा कोई अदर लॉ हो, टाइम बीइंग इन फोर्स हो, तो वो उस बात को मद्देनजर रखते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए ये कहेगा कि भैया आप लोग ना जीएसटी में लायबल हो पे करने के लिए, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन ले लो। तो प्रोसीड टू रजिस्टर सच पर्सन इन सच मैनर एज वे प्रिस्क्राइब, तो वो कहेगा कि भैया आप ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना भूल गए थे। आगे एक पॉइंट आता है सर यहाँ पे, वेयर परसुएंट टू एनी सर्वे, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। हो सकता है उसने कोई सर्वे किया हो, अपने लड़कों को भेजा हो आपके पीछे, आप ही ने उसको सबूत दे दिए हो, या फिर उसने आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई है, इंस्पेक्शन किया, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, जो भी उसके पास पावर है इस एक्ट में वो ये कर सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर फाइंड दैट अ पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, ऑफिसर को पता भी चलता है कि यार तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था इस एक्ट के अंदर, और हैज फेल्ड टू अप्लाई, और आप अप्लाई भी नहीं कर रहे हो फॉर सच रजिस्ट्रेशन, सच ऑफिसर मे रजिस्टर द सेड पर्सन ऑन अ टेम्पररी बेसिस। सच ऑफिसर मे रजिस्टर, तो वो आपको टेम्पररी बेसिस पे कहेगा कि भैया आप रजिस्ट्रेशन जो है वो ले लो, ठीक है। इशू एन ऑर्डर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वो बता देगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, टेम्पररी बेसिस पे ले लो, अगर हमारी कार्यवाही गलत निकली तो आप मत लेना, बट टेम्पररी बेसिस पे आप ले लो। तो अब उस बंदे के पास जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया उसके पास 2 पावर है, वो फाइल कर दे, अपील कर दे अगेंस्ट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, कि भैया वो मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे तो जीएसटी नहीं देना, वो मुझसे जबरदस्ती कह रहे हैं टैक्स दो। दूसरा तरीका क्या है कि जिस दिन आपको ये ऑर्डर मिला बाबू साहब का, उसके 90 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। नाउ आपने क्या किया, दूसरा तरीका, आपने अपील अगेंस्ट फाइल कर दी कि सर हमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो अपील जो होगी उसका जो डिक्लेरेशन होगा
डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर, तो वो आपको 30 दिन में जवाब देंगे। 30 दिन के अंदर वो बताएंगे कि हाँ भैया आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब जो फैसला आएगा, अगर वो कहते हैं कि हाँ लेना चाहिए तो अब आपको लेना पड़ेगा, यू डू नॉट हैव अदर ऑप्शन। और अगर आपको नहीं लेने के लिए कहा है तो प्रॉपर ऑफिसर को समझाया जाएगा कि भैया उसकी लायबिलिटी नहीं बनती, आप उसको फोर्स मत करो। ओके, provision relating to the verification and issuance of registration certificate as contained in rule 9 and 10 डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट पैरास, मतलब ऊपर ही हमने अभी रूल 9 और 10 डिस्कस किया था। शैल मुटेंडिस अप्लाई टू सच एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द पर्सन, वो इसके ऊपर भी लग जाएगी और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इसको दे दिया जाएगा। GSTIN thereafter granted shall be effective from the date of order of proper officer granting temporary registration। तो भैया अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि रजिस्ट्रेशन सही है सर, आपको लेना चाहिए था, तो जिस दिन से आपने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लिया है उस दिन से ही आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड काउंट कर लिया जाएगा। ओके, नाउ वी हैव प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ पैराग्राफ लेके आया हूँ, इसके थ्रू हम पढ़ेंगे, आप और मैं इसके थ्रू पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे से भी हो जाएगा। ठीक है सर, आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? पार्ट 1, हेडिंग का नाम सर याद रखना, हेडिंग यही है सर आपकी, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। सबसे पहले कहा गया एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, जो भी बंदा अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है या करवाएगा या करवा रहा है। सर कौन ये लोग? ये वो लोग हैं जो 10 लाख और 20 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, ऊपर कर चुके हैं अपनी टर्नओवर। पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अब या तो वो बंदा जो अपने आप को वॉलंटरी करा रहा है जिसकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आप अपना पैन जो है वो सबमिट कर दो, अपना मोबाइल नंबर क्या है सर वो सबमिट कर दो, अपना ईमेल आईडी क्या है सर वो दे दो, और आप कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं, भारत से, मतलब पंजाब से, कहाँ से, वो सारी जानकारी आप जो है पार्ट ए ऑफ दिस वर्ड इज फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल आपको फाइल करता है। सेकंड चीज आपसे दोबारा से पूछी जाएगी, आपका पैन वेरीफाई कराओ, मोबाइल नंबर वेरीफाई कराओ, ईमेल एड्रेस जो है उसे आर वैलिडेट मतलब कि इसको हम चेकआउट करेंगे, इस पे ओटीपी भेजेंगे और पासवर्ड आएगा सर, उससे हम वेरीफाई करेंगे कि आपने सही दिया कि नहीं दिया। तो अब यहाँ पे पैन जो है वो गवर्नमेंट का एक डाटाबेस होता है, सीबीडीटी डाटाबेस वो डाटाबेस होता है जिसमें आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो, वहां से मैच कराया जाएगा कि हाँ पैन इसका सही है या नहीं है। मोबाइल नंबर पे सर क्या आएगा सर, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, ईमेल पे क्या आएगा सर, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो वहां से पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है, ईमेल जो है वो सही है कि नहीं है। नाउ मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू ओटीपी, ठीक है, तो वो काम हमारा हो गया। नाउ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको एक दे दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है भैया आपने अप्लाई कर दिया है, अब इसी के बेसिस पे आप पार्ट बी जो है वो फाइल कर लेना, ठीक है। और इसकी जानकारी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी, मतलब कि आपको ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे बता दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ें लेने की रिक्वायरमेंट थी और अब आपका ये टीआरएन मतलब क्या है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, कि भैया आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो, छोटी छोटी बातें वो और बता देना, आपका रजिस्ट्रेशन टेम्पररी बेसिस पे कर दिया गया है। अब यूजिंग टीआरएन का यूज करते हुए जो अप्लीकेंट है वो पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को यहां पे भर के देने वाला है हमें। नाउ यहां पे एक बात कही गई कि अगर ये सीटीपी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया, ऑन रिसीप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म shall be issued to the applicant electronically. A casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger and on acknowledgement is issued only after said deposit, कि भैया आप थोड़ा अपना एडवांस टैक्स भी जो है वो भी सबमिट कर देना, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम आपको टेम्परेरी ना देंगे, एक्नॉलेजमेंट जो है वो दे देंगे कि हाँ आप 90 दिन के लिए वैलिड हो, आप 90 दिन के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर को दी जाएगी। इसके बाद आपको पार्ट 2 जो है वो रेफर करना है। पार्ट 2 सर क्या है, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट है उनको, इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, क्या सारे ठीक है, हाँ सर सारे ठीक है, विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 दिनों के अंदर
स्टेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उसके 3 दिनों के अंदर प्रॉपर ऑफिसर जो है ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटी, ठीक है सर 06। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि सर ये जो इसने दिया ना ये कुछ मैनिपुलेटेड है, वो सही नहीं है। सर क्या हो सकता है कि भैया वो क्या हो सकता है कि वो आपसे कुछ और जानकारी मंगवा सकता है। सर क्यों मंगवा सकता है? हो सकता है आपने कुछ गलत फाइल कर दिया, हो सकता है आपका नाम आपका आपका पैन पे नाम है, पैन पे नाम है आपका विनीत मिश्रा, ठीक है सर, और आधार कार्ड पे आपका नाम है विनीत कुमार मिश्रा। सर ऐसा सच में है नहीं सर, एग्जांपल दे रहा हूं। तो इन दोनों में मैनिपुलेशन ये है कि यार ये अलग है ये अलग है। सर दोनों तो एक ही बंदा है, बंदा एक है, लेकिन नाम अलग अलग क्यों लग रहे हैं हमें? तो इसका क्लेरिफिकेशन दो हमें, ऐसा क्यों है? तो वो कोई भी आपसे इंक्वायरी जो है वो कर सकता है। अब इसका जवाब आपको 7 दिनों के अंदर देना है कि भैया ऐसा क्यों हुआ, नाम में विनीत मिश्रा और विनीत कुमार मिश्रा अलग अलग क्यों है दोनों में, हमें इसका जवाब दो। तो आप 7 दिनों के अंदर जवाब दे दोगे। अगर आपने जवाब दिया और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गए तो वो 7 दिनों के अंदर ही आपको क्या कर देंगे सर, रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। अब मुद्दा आया नहीं सर नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं है और इस बंदे ने हमें जवाब भी नहीं दिया, ठीक है सर, तो दोनों ही केस में क्या होगा सर, आपका जो एप्लीकेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, फिर यहां पे केस आता है सर डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने फर्स्ट केस में, यहां वाले केस में अगर सब कुछ ठीक था, उसने आपसे कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मांगी, तो 3 दिनों के अंदर आपका मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन मतलब मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल चुका है। और इस केस में अगर आपने इंफॉर्मेशन दे दी और इस बार ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, आपकी इंफॉर्मेशन आए हुए 7 दिन हो गए और ऑफिसर कोई जवाब नहीं दे रहा, तो हम मान लेंगे कि 7 वर्किंग डेज में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, अब यहां पे है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उसी दिन को माना जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो गया है। ओके सर, क्लेरिफिकेशन में क्या मांग सकता है? सर रजिस्ट्रेशन जो आप करवा रहे हो क्यों करवा रहे हो, पैन नंबर क्या है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, मॉडिफिकेशन और एरर है, कुछ भी है, वो इसमें क्लेरिफिकेशन के तौर पे मांग सकता है। यहाँ वर्ड आया था ना क्लेरिफिकेशन मांग सकता है, तो ये क्लेरिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए ये लिखा गया है क्लेरिफिकेशन, ये चीज़ें हो सकती है। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होता है सर? सर पैन नंबर चाहिए होता है, इंडियन मोबाइल नंबर चाहिए होता है, ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, और सर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया सर, आपकी फोटोज हो गई सर, तो वो सारी चीज़ें आपसे मांगता है। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, सर मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस फरीदाबाद है सर। ओके, तो ये उसे बताना पड़ेगा, ये नहीं कि बस हो गया, ठीक है। जुरिडिक्शंस डिटेल्स कि भैया आपका ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर आप कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वो मुझसे ऑप्शन मांगता है। आपकी वैलिड बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है, सर क्यों? उसे अगर कुछ रिफंड करना है फ्यूचर में तो वो यहाँ से देखेगा, फिर आप उसे टैक्स पे कर रहे हो तो यहाँ से देखेगा, और ये सारी चीज़ें वो पैन से अटैच करके लिंक करेगा कि इस बंदे के पैन से कौन कौन से बैंक लिंक्ड हैं, वो सारी चीज़ चेक करेगा। फिर आपसे IFSC कोड मांगेगा आपके बैंक का, ताकि हम उसे इजिली वेरीफाई कर पाएँ। और अगर आप प्रोप्राइटर हो या फिर आप डायरेक्टर हो, आप ट्रस्टी हो, आप करता हो, मेंबर हो, कोई भी हो, तो एक बंदे का वो क्या मांगता है सर, ऑथेंटिसिटी मांगता है, यानी आपके सिग्नेचर मांगता है, ठीक है, कि भैया विनीत मिश्रा जी आप अपने सिग्नेचर करके दो कि यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं उसे सिग्नेचर दे दूंगा। ओके, नाउ इसके बाद 2 केसेस और आते हैं, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यार मुझे तो कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हम उसके प्लेस को जाके विजिट करना चाहते हैं, तो वो बंदा आके आपके प्लेस को विजिट कर सकता है 15 दिनों के अंदर। ये MCQ का एक क्वेश्चन है, डेज याद रखना, 15 दिनों का इसके पास टाइमिंग पीरियड होता है कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद कि वो आके आपके प्लेस को वेरीफाई कर ले। उसके बाद इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वहाँ से इमीडिएटली अलाउ हो जाता है, जहाँ पे आपके प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं उनका अलग होता है, और साथ में उसमें ये भी लिखा होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेरे कौन कौन से हैं। ओके, तो ये 3 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ हो जाता है। ओके सर, ये कैसा दिखता है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर GSTN फॉर्मेट? तो सर यहाँ स्टेट कोड होता है आपका, जैसे फरीदाबाद का स्टेट कोड 06 है, यहाँ पे मेरे 10 डिजिट्स का पैन नंबर होता है, फिर यहाँ पे एंटिटी कोड होते हैं कि मेरे 1 एंटिटी है या 15 एंटिटी है या मेरी 25 एंटिटी है, जो भी एंटिटी कोड होगा वो यहाँ पे होगा, अगर 25 है तो 25। फिर चेक सम कैरेक्टर, वो कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए यहाँ पे नंबर्स डाल देता है। तो इस तरीके से हमारा GSTN फॉर्मेट होता है। ओके, फिर एक और रिक्वेस्ट की गई कि भैया आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, आपको अपने ऑफिस के बाहर
एक बोर्ड लगाना है जिसपे आपकी एंटिटी का पूरा नाम डिस्प्ले हो, आपका जो प्रोमिनेंट लोकेशन है, मतलब कि आप फरीदाबाद में, दिल्ली में, पंजाब में, वो लोकेशन शेयर हो, और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस पे जो लोकेशन है वो वहां दिखनी चाहिए, आपका जीएसटीआई नंबर जो है वो वहां पे बोर्ड पे शो होना चाहिए। ओके, फिर सर यहाँ पे देखो सर, यहां तक हम सारी बातें पढ़ चुके हैं आगे की। ओके, ये छोटी सी बात है, जरा इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर मेरी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हुई, कब हुई सर? सर 1 नवंबर को। सर मैंने 1 नवंबर के 30 दिनों के अंदर यहाँ पे फाइल कर दिया रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मानी जाएगी? तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर को मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसके 30 दिनों के अंदर फाइल कर दिया। सर 30 दिन खत्म हो गए, 1 नवंबर को मेरी लिमिट क्रॉस हुई थी 20 लाख की, मैंने 30 दिन खत्म हो गए सर, अभी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं लिया, मैंने 2 फरवरी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, अब आपका रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा? उस दिन जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो अलॉट होगा। ये यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पे ऐड ऑन की गई है। 5 स्टार लगाना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये 2 एग्जाम्पल इसी के बेस पे है। तो एज आई कमिटेड कि हम ये पूरा टॉपिक आज खत्म कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमारा लास्ट का टॉपिक 26/7 मतलब 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है सर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में फिनिश कर लेंगे। ओके, आई होप आपने यहाँ पे इसमें लर्निंग अच्छी की होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एक छोटा सा लाइक अगर आप प्रेस कर देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको कुछ बातें पूछनी हो, कोई भी डाउट वगैरह हो, तो आप 9354719404 पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।